दोस्तों, लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी किसे कहा जाता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इकोनॉमी की बात की जाए तो हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो इकोनॉमी का जो सिस्टम होता है वो भी हमने अलग अलग देखे थे, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो पूरी कहानी है, क्या इसे कहा जाता है, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, यहां से काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बेरोजगारी की शुरुआत करेंगे महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट के साथ। महात्मा गांधी ने एक बार बेरोजगारी पर कुछ लाइनें जरूर बोली थी, जो कि आपके सामने आप देख भी सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, मेरी आपत्ति मशीन में नहीं है या मशीन से नहीं है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, आप औद्योगिकीकरण क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से शुरू होता है आपका। तो जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में शुरू हुआ यानी कि औद्योगिकीकरण जब भारत में शुरू हुआ, तो बात यहां उसी समय की है कि गांधी जी ने यह कहा था, क्योंकि गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी आपत्ति मशीन से नहीं है और मशीन के प्रति जो लोगों की सनक है उसको लेकर है। यानी कि लोग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं रोजगार में, उद्योग धंधों में, ठीक है, लेकिन जो सनक लोगों के ऊपर भारी हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकीकरण जो हो रहा है, ये जो सनक है एक तरह से हम ये कह सकते हैं व्यापारी के मन में, या यूं कहें कि जो भी लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके मन में मेरी आपत्ति उसको लेकर है। उन्होंने आगे कहा कि इसी सनक का नाम है श्रम की बचत करने वाली मशीनें। यानी कि मशीनों से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मशीनें लेबर की जगह अगर इस्तेमाल की जाएंगी तो इससे ज्यादा क्या होगा, लेबर की बचत होगी। यानी कि जो लेबरिंग है यानी कि श्रम है उसकी बचत होगी। तो लोग जिस तेजी से श्रम की बचत करना चाहते हैं मशीनों का इस्तेमाल करके, किसी बिजनेस में, किसी कारखाने में 10 लेबर्स की जगह एक मशीन उसकी जगह लगा दी जाती है और इस तरह से लेबर जो कॉस्ट है उसे कम करने की जो सनक है व्यापारियों के अंदर या उद्योगों जो कि आपके उद्योगपति हैं उनके अंदर, मेरी जो चिंता है उनको लेकर है। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे, गांधी जी ने कहा हम उस सीमा तक, उस लिमिट तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते। यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज शुरू हुआ था तो गांधी जी ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनकी आपत्ति मशीनों को लेकर नहीं थी, उनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लेबर जो कॉस्ट है उसे कम से कम किया जा रहा है। किसी कारखाने में पहले 100 लोग काम करते थे, अब उनको हटाकर 10 मशीनें उसकी जगह इस्तेमाल की जाती है। यानी कि बेरोजगारी को बढ़ाने का काम करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेरी आपत्ति उसको लेकर है। एक समय ऐसा जरूर आएगा, गांधी जी ने ऐसा कहा, कि जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भूखों मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिए जाएंगे। तो अब आप ये कह सकते हैं ये नेगेटिव इंपैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसे गांधी जी ने इन शब्दों में हमें बताने की कोशिश की थी। जैसा कि पीछे सवाल उठाया गया था कि आखिर लोग काम करते क्यों हैं या एम्प्लॉयमेंट की जरूरत, रोजगार की जरूरत क्यों पड़ती है, तो पहला इसका आंसर है, पहला इसका उत्तर यह हो सकता है कि पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। यानी कि लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। आजीविका का क्या मतलब है, अर्निंग से क्या मतलब है हमारा? सीधी सी बात यह है कि लोग इसलिए काम करते हैं ताकि कुछ आजीविका यानी कुछ मनी यानी कुछ पैसा कमा सकें। पैसा क्यों कमाना जरूरी है? पैसा कमाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं यानी हमारी जो मिनिमम नीड्स है हम उनको पूरा कर सकें। एक व्यक्ति जो आजीविका कमाता है यानी कि पैसे कमाता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट साइड की अगर हम बात करें, जस्ट ऑपोजिट, अगर हम बात करें कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल होता है या काउंट होता है, तो उसे आजीविका कमाने का मौका नहीं मिलता है या वो अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि काम ना करने की वजह से वो जो अर्निंग है वो उसके पास नहीं होती और वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। कहीं अगर हम कहें कि अगर बिल्कुल भी उसके पास पैसा नहीं है तो वो भीख मांगता है या दूसरे ऐसे काम करता है जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। तो सीधा सा आंसर यहां पर निकल कर आता है। अगर कोई ये पूछता है कि कोई भी व्यक्ति काम क्यों करता है, तो सीधा सा आंसर है आजीविका के लिए, पहला आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को भी समझेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा निकल कर आता है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है वो है सेटिस्फैक्शन। एक इंसान का अपने जीवन में सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। और अगर हम रोजगार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो जैसा कि यहां पर लिखा है कि बेरोजगारी के क्रम में एक चीज और समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पैदाइशी ही वंश के रूप में, क्योंकि वो उनके जो पूर्वज हैं उनके लिए काफी सारी संपत्ति या पैसा छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन जैसे कि आपका यहां पर लिखा भी हुआ है कि कुछ लोगों को उत्तराधिकार के
माध्यम से भी कार्य किए बिना ही धन मिल जाता है। यानी सम पीपल गेट और हैव मनी बाय इनहेरिटिंग इट, नॉट वर्किंग फॉर इट। लेकिन बात आपको यहां पर यह समझने की किसी भी व्यक्ति को बैठे बिठाए या जायदाद के रूप में जो काफी सारी संपत्ति मिल जाती है, उसे काम करना ही नहीं होता। इतना पैसा आ जाता है कि वो पूरी लाइफ अपनी बैठ के आराम से गुजार सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति से पूछिए, क्या वो पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट हो पाता है? तो यानी संतुष्टि यहां पर एक अच्छा फैक्ट निकल कर आता है कि इंसान काम इसलिए कर सकता है, इसलिए करता भी है ताकि वो संतुष्ट रह सके, सेटिस्फाई रह सके और अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सके कि भाई मैं इस उद्देश्य से काम करता हूं। ठीक है ना? केवल एक तरह से मैं कहूं कि वंशवाद के तौर पर या हमारे पूर्वज हमारे लिए कोई संपत्ति छोड़ के गए हैं और हम काम ना करें तो कहीं ना कहीं पूरी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल एक तरह से नीरस हो जाती है, हमारे जीवन में कुछ भी नया करने को नहीं होता। तो सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए इंसान काम करता है, यह मुद्दा यहां से निकल कर आता है। हमारा कार्य करते रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी कार्य से जुड़ा रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है। यानी कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है और जो इसकी इंपॉर्टेंस है यह हमें समय समय पर बताता रहता है अगर हम काम करते रहते हैं तब। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों के साथ सही अर्थों में संपर्क भी स्थापित कर पाते हैं। अगर मैं किसी कंपनी में, मैं किसी कारखाने में काम करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं समाज से जुड़ता हूं। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी यानी कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है उस पर्टिकुलर विभाग की या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या उस पर्टिकुलर पोस्ट की जिसमें मैं काम कर रहा हूं। तो सही अर्थों में बात करें तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने आप को रख सकता हूं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी मैं देश का बनता हूं। तो सीधी सी बात यह है कि काम करते रहना हमें यह भी बताता है कि हमारी सार्थकता, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में या किसी कंपनी में, और हमारी सेल्फ वर्थ क्या है यह भी बताता है काम करते रहना। तो यह क्वेश्चन जो पूछा गया था कि काम करना क्यों जरूरी है, अब आपको समझ आया होगा कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो काम करता है यानी उसके पास एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, कहीं ना कहीं वो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है नेशनल इनकम में भी यानी कि राष्ट्रीय आय में भी। अब भारत की राष्ट्रीय आय क्या है? यानी कि भारत के सभी नागरिकों के द्वारा, ऑल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सभी नागरिकों के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है। नेशनल इनकम की हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में जरूर, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि हर काम करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय आय में भी सहयोग देता है और कहीं ना कहीं जितने ज्यादा लोग काम करते हैं भारत की या किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसी हिसाब से बढ़ती हुई चली जाती है। और कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उस पर टैक्स भी भरता है, यह बात भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं एक काम करने वाला व्यक्ति टैक्स के माध्यम से देश को भी पैसा चुकाता है और नेशनल इनकम में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ साथ देश के बेहतर भविष्य के लिए, नेशनल इनकम के लिए, देश में जो रिसोर्सेज हैं या सरकार का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए भी किसी व्यक्ति का काम करते रहना जरूरी है। तो आपको एक और रीजन मिलता है, एक और कारण मिलता है काम करते रहने के लिए। अब समझेंगे आखिर बेरोजगारी होती क्या है या रियल डेफिनेशन क्या हो सकती है बेरोजगारी की, या बेरोजगारी को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता, यानी कि वो वर्क करना तो चाहता है लेकिन उससे वो काम मिलता नहीं है। और जो वर्तमान मजदूरी दर होती है यानी कि करंट वेज रेट जो होती है, यानी कि जिस दर से मार्केट में दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जो भी सैलरी, जो भी वेतन उन लोगों को मिल रहा है, वो व्यक्ति भी उसी वेतन पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। यानी कि मेरे पास योग्यता है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है और मैं इस समय करंट सिनेरियो में जो भी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करता हूं किसी भी कारखाने में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, और उसी सैलरी पर, उसी वेज रेट पर जो दूसरे लोग काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मैं भी उसी वेज रेट पर काम करना चाहता हूं लेकिन इसके बावजूद मुझे जगह जगह नकार दिया जाता है, मुझे काम नहीं मिलता या काम मैं ढूंढता हूं लेकिन काम है ही नहीं बाजार में, मार्केट में, इकोनॉमी में। तो ऐसी सिचुएशन किसी व्यक्ति के लिए काम ना करने की स्थिति में बेरोजगारी की सिचुएशन कही जाएगी। अब उम्मीद है आप ये मुद्दा समझ गए होंगे कि बेरोजगारी कहते किसे है। तो आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इसके दूसरे पहलुओं को। दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें बेरोजगारी क्या होती है तो यह कहा जा सकता है कि बेरोजगार वह व्यक्ति होता है जो कि श्रम बल पर एक सक्रिय सदस्य है, यानी कि एक्टिव मेंबर है लेबर फोर्स में। जो भी लेबर फोर्स उस समय बाजार में काम कर रही है वो उसका एक्टिव मेंबर है, वो भी काम करना चाहता है और उसके पास भी उतनी ही क्वालिफिकेशन है, उतनी ही कैपेबिलिटी है उस काम को करने की। वो एक्टिव मेंबर है लेकिन उसके बावजूद उसे काम नहीं मिलता या वह काम खोजने में असमर्थ होता है। तो आप दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के लिए
बेरोजगारी उत्पन्न करती है। तो आप समझ गए होंगे बेरोजगार किसे कहते हैं और बेरोजगारी किसी व्यक्ति के लिए किस तरह की कंडीशन यानी कि सिचुएशन होती है। बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकारों की यानी कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो एक एक करके सारे टाइप्स को यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, इसको सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बात की जाए चक्रीय बेरोजगारी की कब आती है। तो चक्रीय बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था को कम कार्यबल की आवश्यकता होती है, यानी कि नीड ऑफ लो वर्कफोर्स। यानी कि हमारी सोसाइटी में या हमारे इकोनॉमी में हमें ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा श्रम बल की जरूरत नहीं है। यानी कि जो डिमांड आ रही है लेबर्स की वो काफी कम आ रही है और ज्यादा वहां पर लेबर की जरूरत नहीं है। और ज्यादा लेबर फोर्स की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाए इकोनॉमी में तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी लो होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जितना कम होगा उतने ही कम लेबर फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और प्रोडक्शन कम क्यों है? क्योंकि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड्स हैं वो काफी कम है। तो बाजार में डिमांड ना होने की वजह से प्रोडक्शन भी काफी कम होगा। समझ रहे हैं? प्रोडक्शन कम रखना है या प्रोडक्शन ज्यादा करना ही नहीं है तो ज्यादा लेबर फोर्स करके करेंगे क्या? अगर किसी फैक्ट्री में पहले डिमांड आती थी 500 पैकेट्स की या प्रोडक्ट्स की, पहले किसी फैक्ट्री में 500 प्रोडक्ट्स की डिमांड आती थी, लेकिन रिसेशन की वजह से डिमांड जो कम हुई है, बाजार में मांग जो कम हुई है, अब वो पहुंच चुकी है 100 प्रोडक्ट्स पर। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्शन है उसे भी कम करना पड़ेगा। 5 गुना पहले आती थी डिमांड, अब आ गई है 100 पर। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी उतनी ही रेशियो में, अनुपात में घटाया जाएगा। और उसी क्रम में अगर लेबर फोर्स की बात की जाए कि पहले कुछ वर्कर मिलकर 500 प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन अब प्रोडक्ट बनाने हैं मात्र 100, तो आपको लेबर फोर्स भी तो कम चाहिए। तो जब मार्केट में लेबर फोर्स की डिमांड कम हो जाती है और उसकी वजह से कुछ लेबर्स को या लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, उस कंडीशन में से हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि एक पूरा चक्र बनता है, पूरा एक साइकिल बनती है। पहले मार्केट में डिमांड कम हुई, मार्केट में डिमांड कम होने से गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होने से या उसे कम रखने के लिए हमने क्या किया? लेबर फोर्स को भी कम कर दिया। इस वजह से इसे हम कहेंगे चक्रीय बेरोजगारी। आगे समझेंगे इसमें और क्या क्या चीजों को हमें यहां पर देखना है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है बाजार में काफी कम है, डिमांड काफी लो है। तो रोजगार की स्थिति क्या उत्पन्न होगी? क्या किसी को अनएम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए? जब बाजार में डिमांड ही नहीं है, कोई भी वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहता है, लोग केवल जो बेसिक नीड्स हैं उनको परचेस कर रहे हैं। लाइक आईटी इंडस्ट्री का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मार्केट में डिमांड काफी कम है, लोग बेरोजगार ज्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में कोई आईफोन नहीं परचेस करने वाला, लेकिन दाल रोटी सब्जी और मकान ये सबकी बेसिक नीड्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा डिमांड्स कम होती है तो सबसे पहले ऐसी चीजों की डिमांड कम होती है जो हमारे लिए यूजलेस होती हैं, जो कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की या तकनीकी की, तो सबसे पहले हम इनको कम करते हैं, है ना। तो आईटी सेक्टर में इसकी सबसे पहले मार पड़ेगी। तो आईटी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है, हैंडसेट है, मोबाइल है, सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाएगा। तो इन सेक्टर में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो भी तो कम देखने को मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में जब रोजगार कम होगा या लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाएगा तो बेरोजगारी का बढ़ना लाजमी है। तो आप समझ गए होंगे चक्रीय बेरोजगारी में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सर, चक्रीय बेरोजगारी इकोनॉमी की किस स्थिति में बनती है या उत्पन्न होती है? तो आपको बहुत आसानी से समझना है। इकोनॉमी की वो सिचुएशन जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है काफी लो होती है और उसके मुकाबले जो सप्लाई है काफी ज्यादा होती है। ये जो सिचुएशन बनती है उसे हम कहते हैं रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी को आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। रिसेशन ऑलवेज ऑपोजिट होता है इन्फ्लेशन से यानी कि महंगाई से। अब महंगाई की कंडीशन में क्या होती है? गुड्स की सर्विसेज की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा होती है, सप्लाई काफी कम होती है। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जो सप्लाई है काफी कम है, उसके मुकाबले उनकी डिमांड ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस में यानी कि कीमत में आप बढ़ोतरी जरूर देखेंगे। रिसेशन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यहां पर आप क्या समझेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं की जो डिमांड है काफी कम है, उसके मुकाबले सप्लाई काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनती है। अब डिमांड काफी कम है तो प्रोडक्शन काफी कम है, प्रोडक्शन काफी कम है तो लेबर फोर्स की ज्यादा आवश्यकता आपके लिए है नहीं। तो लेबर फोर्स की आवश्यकता तो हमें तब पड़ेगी ना जब सप्लाई हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगी। तो सप्लाई की कमी
प्रोडक्शन की कमी इसी वजह से कम कर दी जाती है लेबर फोर्स और लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, या लोगों को उस समय जॉब नहीं मिलती है, यह कहलाती है आपकी चक्रीय बेरोजगारी। उम्मीद है यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल भी आपके सामने, एक उदाहरण आपके सामने कि 2008 जो आपका ईयर था उसके अंत में वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर आपने आर्थिक मंदी को देखा था। पूरी दुनिया में एक तरह से रिसेशन छा गया था, आपने सुना भी होगा 2008 में महान मंदी छाई हुई थी, ग्रेट रिसेशन छाया हुआ था और उस दौरान प्रोडक्शन काफी कम हो रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में रोजगार मिलना तो दूर और जिन लोगों के पास रोजगार था उन्हें भी रोजगार से निकाल दिया गया था। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है आप सभी के सामने चक्रीय बेरोजगारी का। दोस्तों, बेरोजगारी का जो अगला प्रकार है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत यहां पर नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसी बेरोजगारी जो कभी कभी देखने को मिलती है, सीजन के दौरान देखने को मिलती है। समझेंगे यहां पर इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष या मौसम के एक विशेष समय में ही होती है, यानी कि ऑल टाइम आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, साल के कुछ समय के दौरान ये आपको देखने को मिलेगी और इसीलिए इसे मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ऑल टाइम आपको ये बेरोजगारी देखने को नहीं मिलेगी, वर्ष के कुछ महीनों में ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को रोजगार ना मिले या काम ना मिले। उस कंडीशन में उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं जहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट व्याप्त है या आ सकता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, होटल है, कैटरिंग है, एक्सेट्रा, ये सभी मौसमी बेरोजगारी के तहत आते हैं। सर वो कैसे, इन सेक्टर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सर कैसे आता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। मौसमी बेरोजगारी के तहत कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा एग्रीकल्चर, पर्यटन यानी कि टूरिज्म और होटल सेक्टर। अब ये देखिए कैसे काम करते हैं। कृषि की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि साल भर ऐसी कोई फसल नहीं जो साल भर उगती हो, क्योंकि फसल का एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है। पहले फसल को बोया जाता है, उसके बाद काटा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, उसके बाद दोबारा से जमीन तैयार की जाती है, फिर फसल पककर तैयार होती है। तो कहीं ना कहीं फसल यानी कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है साल भर अर्निंग तो नहीं देता, या दूसरे ऐसे सेक्टर हैं जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल निकल कर आता है, कच्चा माल निकल कर आता है, वो दूसरे सेक्टर्स के लिए बहुत ही जरूरी और कच्चे माल के तौर पर यूज होता है। तो कई बार जब सूखा पड़ता है या भारी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी साल के कुछ महीनों के दौरान या गर्मियों के दौरान अगर हम लोग कह लें, जब तक बारिश नहीं हो जाती, तो गर्मियों में फसल कभी उगती नहीं है, सूखा पड़ा रहता है, भारी गर्मी होती है, किसान भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ महीनों के दौरान एग्रीकल्चर जो हमारा है वो रुक सा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हम किसान को मौसम बेरोजगार कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो है टूरिज्म यानी कि पर्यटन। अब पर्यटन देखिए, जो भी टूरिस्ट होते हैं, इंडिया आते हैं, घूमते हैं, या भारत के लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर घूमने जाते हैं तो वहां पर एक नया सेक्टर को जन्म मिलता है, जैसे कि है पर्यटन। लेकिन भाई सीधी सी बात है, अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मैं अगर पहाड़ों पर घूमने जाना चाहता हूं तो मैं ऐसे सीजन में जाऊंगा जहां पर मुझे घूमने फिरने में ज्यादा दिक्कतें ना हो। जैसे गर्मी अगर उत्तर भारत में है तो हम पहाड़ी इलाकों में नैनीताल, शिमला, मंसूरी जा सकते हैं और वहां पर कुछ ठंड का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ऐसे समय जहां पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, भारी बारिश होता है या बर्फबारी की वजह से रास्ते जाम हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में कई महीनों तक वहां पर जो यातायात है, कम्युनिकेशन है, वहां की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से ठप हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि टूरिज्म में ऐसे मौसम में जब टूरिस्ट आना पसंद करते हैं उसी समय में वहां पर रोजगार मिलता है, लेकिन दूसरे क्रम में वहां पर रोजगार नहीं मिलता है जब टूरिस्ट वहां नहीं पहुंचते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। होटल इंडस्ट्री को भी हम टूरिज्म से जोड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वहां पर पर्यटक घूमने आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां कुछ दिन रुकेंगे भी, कुछ दिन रुकेंगे भी तो होटल में कमरा भी बुक कराएंगे। लेकिन अगर वहां पर ऐसा मौसम चल रहा है कि भारी बर्फबारी हो रही है या भारी बारिश हो रही है, या साल के कुछ महीनों में वहां पर ना के बराबर टूरिज्म होता है, या जो भी वहां की टूरिस्ट साइट है बंद है, तो ऐसी कंडीशन में टूरिस्ट वहां पर पहुंचेंगे नहीं और होटल्स की बुकिंग भी नहीं होगी। तो ये सारे के सारे सेक्टर पूरे साल इनको रोजगार नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर उस होटल में काम करता है, या टूरिस्ट गाइड है जो कि ताजमहल के सामने खड़ा हुआ है और जितने भी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे कहता है कि आइए मैं आपको ताजमहल का दीदार कराता हूं, वो एक टूरिस्ट गाइड है। लेकिन जब पर्यटक नहीं आते हैं उस क्रम में उसे भी रोजगार नहीं मिलता। तो आप इन तीनों सेक्टर को, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री जो हमारी है, उसे हम मौसमी बेरोजगारी का शिकार मान सकते हैं।
साल के कुछ महीने के दौरान यहां पर मौसमी बेरोजगारी व्याप्त रहती है। उम्मीद है मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, कैसे होती है, किन किन सेक्टर में रहती है, ये आप समझ गए होंगे।